जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार सचिवालय का यह सेट नंबर 8वां होगा। इसके पहले हम 7 कंप्लीट सेट का डिटेल डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सेव है, वहाँ जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आज जो है हम लोग सेट नंबर 8वां करेंगे और इसमें टोटल 15 सेट है। 7 सेट आपका और बच जाएगा। तो और जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे पीडीएफ का सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सेट नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सेट नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन करें कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा शुम्पीटर ने। शुम्पीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य चुने गए थे। ये कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और यह कब चुने गए थे? तो 1892 में। किस क्षेत्र से? यह फिंसबरी क्षेत्र से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो यह जो है ये दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया था। इसने अपने कार्यकाल में 4 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। दुआब क्षेत्रों में यह कर की वृद्धि किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, राजधानी परिवर्तन और यह खुरासान एवं कराचिल अभियान। ठीक है, खुरासान एवं कराचिल अभियान ये भी शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण जो हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ये चीन के शासनकाल में। और चीन को ही किन वंश कहते हैं। ठीक है, किन वंश को ही चीन वंश कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और उस समय जो शासक था यह सी हुआंग था। ठीक है, सी हुआंग के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि न्याय सूत्र किसने लिखी। न्याय सूत्र यह किसने लिखी। इसका राइट आंसर जो होगा यह गौतम ने लिखा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त। यह आपका होगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। जबकि इसकी गहराई की बात करें तो यह 10,994 मीटर है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। मसाई किस देश की जनजाति है। यह केन्या की। कहाँ की है? केन्या और उत्तरी तंजानिया की जनजाति जो है मसाई है। अगला कि जेपीईजी का यह असंक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक या एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि डैश समाविष्टि के व्यष्टियों के वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए। कहीं और चले गए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा यह उत्प्रवास। ठीक है, उत्प्रवास जो है यह समष्टि व्यष्टियों की वह संख्या है जो किसी समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश योजना प्रारंभ किया गया। कौन सा योजना प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर होगा सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शुरू किया गया था वह 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर प्रश्न पे ध्यान से देखेंगे। कि छठा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन यह जो आयोजित किया गया नालंदा में। और इसका उद्घाटन किया यह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अगला है कि बिहार का श्रेयसी किस जिले के विधायक है। श्रेयसी जो है किस जिले की विधायक है। यह जम्मू की है और यह नेशनल शूटर भी है। कौन? श्रेयसी जो है यह नेशनल शूटर भी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का
अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। बोलने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, ये सब किस में आता है? 19 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 14 में यह विधि के समक्ष समता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संतुलित रूप से प्रबंधित वन किस प्रकार के अनेक योगदान दे सकते हैं? इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य थीम क्या है? देखिए यह 2019 का इसमें थीम दिया हुआ है। 2019 का जो थीम था वन और शिक्षा, और 2022 का जो थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत। वन और सतत उत्पादन और खपत। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रक्रियाशील है? तो कौन सी धातु सबसे अधिक प्रक्रियाशील है? सबसे अधिक प्रक्रियाशील जो है वह पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है और उसके बाद कैल्शियम आता है। इस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कौन सा? यह सोडियम जो है सबसे प्रतिक्रियाशील धातु होगा। अगला कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मदर टेरेसा के बाद यह किसको हुआ? कैलाश सत्यार्थी को यह शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कब? 2014 में मिला है, 2014 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि 17 नंबर, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुआ है? संस्कृति अवशेष प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था वह राजगीर में कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व में। उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। किसका था? अजातशत्रु का। और यह अध्यक्ष जो थे महाकश्यप की अध्यक्षता में यह बौद्ध सभा जो हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है? तो देखिए चंद्रप्रभु, नाथ मुनि और नेमी। ठीक है, चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी और एक है संभव। कह रहे हैं कौन जो है जैन तीर्थकर नहीं है? तो नाथ मुनि जो है यह जैन तीर्थकर नहीं है। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर है वह यह कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, और 24वां तीर्थकर जो है महावीर है। 23वां तीर्थकर है पारसुनाथ। कौन है? पारसुनाथ। चंद्रप्रभु यह 9वां तीर्थकर है। नेमी जो है यह 21वां है। और आपका संभव जो है यह तीसरा है, संभवनाथ तीसरा है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और इसका अध्यक्षता किया था किसने? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। और यह तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है करें कि निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना किया? किसने गुलरुखी नाम उपनाम से जो अपनी कविता की रचना किया? तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सिकंदर लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर जो होगा वह रायगढ़ था। कहाँ था? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 23, कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? अगर पूछे किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, यह लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को यह प्रथम बार कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने तक यह 34 किलोमीटर का जो है प्रथम बार रेलवे का परिचालन शुरू हुआ था। और रेलवे का सर्वाधिक विकास पूछे कि किसके काल में हुआ था? यह लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में सर्वाधिक विकास हुआ है। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? यह मालाबार में हुआ था। मालाबार तट में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। जबकि एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय यह 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और मोतीलाल नेहरू यह 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन? मोतीलाल नेहरू ने। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो
चौरा चौरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड। और उसी के बाद जो है महात्मा गांधी ने 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को यह असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा किया। निम्न में कौन जो है अक्साई चीन का भाग है? कौन अक्साई चीन का भाग है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह लद्दाख पठार। कौन सा? लद्दाख पठार यह अक्साई चीन का भाग है, जो कि 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसी में इन्होंने लद्दाख पठार पर जो है कब्जा कर लिया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? देखिए, सियाचिन की लंबाई जो है यह लगभग 75-76 किलोमीटर है, जबकि बाल्टोरा का 62 किलोमीटर है, और चोंगो लुंगमा, ठीक है, चोंगो लुंगमा का जो है यह 42 किलोमीटर, बियापो का यह 63 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? यह सियाचिन हिमनद जो है यह सबसे बड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? तो यह प्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, तब आपका महाराष्ट्र आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी का मतलब कि दक्षिण से उत्तर की तरफ है, तो उत्तर वाहिनी मतलब उत्तर की ओर बहती है। तो यह कौन सा? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, और यह पटना के समीप गंगा में मिलती है। कौन? सोन नदी। जबकि कोसी हो गया, घाघरा, गंडक, ये सब जो है नेपाल से, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसका प्रवाह है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वह लेह है, और सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहे तो यह मानसिन राम मेघालय है। मानसिन राम मेघालय, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसका? भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कालागर बांध किस नदी पर यह बना हुआ है? कालागर बांध जो है यह किस नदी पर बना हुआ है? यह किस नदी पर बना हुआ है कालागर? इसका राइट आंसर होगा रामगंगा नदी पर, ठीक है, रामगंगा नदी पर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और रामगंगा नदी कहाँ पर? यह उत्तराखंड में बना हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड में, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है कहाँ? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? यह जयपुर, राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बताएंगे, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का यह प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 1851 में हुआ था, डलहौजी के समय। किसके समय? डलहौजी के समय। नेक्स्ट है मृतक घाटी जानी जाती है इनकी किसके लिए? तो यह अत्यधिक उष्णता के लिए, ठीक है, अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है मृतक घाटी। अगला है कह कि जिस महासागर से यह सारगैसो संबंधित है वह है? जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है कौन सा? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह जनजाति है और स्थान है। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? तो पिग्मी जो है कांगो बेसिन सही है। अंगामी नागालैंड, ये भी सही है। एनु जापान सही है। अब देखिए किर्गिज जो है यह मध्य एशिया की जनजाति है, सूडान की नहीं है। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा? यह डी नंबर, और डी ही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुआ? बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1984। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट कह कि सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्तमान में सार्क के 8 देश हैं, ये भी क्या है? सही है। इसकी स्थापना 1964 में नहीं हुआ था, इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश में हुआ था। यह कथन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इसका सबसे पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था, यह कथन भी क्या है? सही है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, यह भी क्या है? सही है। करेक्ट गलत कथन को चुनने के लिए तो इसकी सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, 64 में नहीं हुआ था। भौगोलिक संकेतक
जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो भौगोलिक संकेतक यह जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एक्ट यह 1999 द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं करें कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनर्निर्वाचन की योग्यता की बात करें, यह अनुच्छेद कितना है? यह 57। पुनर्निर्वाचन के यह अनुच्छेद जो है 57 में वर्णित है। अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का जो है चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 54 में यह निर्वाचन मंडल की, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 55 में यह निर्वाचन जो है उसका पद्धति, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ये चर्चा है किसमें? अनुच्छेद आपका 55 में। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसकी जनसंख्या के अनुपात में। जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगा उतनी ही राज्यसभा का प्रतिनिधित्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व राज्यसभा से कहाँ से है? यह उत्तर प्रदेश से कितना है? यह 31 है। कितना? 31। महाराष्ट्र से कितना है? महाराष्ट्र से आपका 19 है। तमिलनाडु से है 18 और बिहार से आपका 16 है। बिहार से कितना है? 16 है। इसको ध्यान में रखिएगा। और राज्यसभा की यह संरचना की बात करें किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। निम्न में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण अंग नहीं है? करें कि कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? यह जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका अंग नहीं है। इसका जो गठन, इसका जो मतलब नियुक्ति होता है अनुच्छेद 148 के तहत और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए उर्दू, ठीक है, उर्दू हो गया, नेपाली, कोंकणी और क्या आपका मैथिली। मैथिली जो है यह 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किसमें है? 8वीं अनुसूची में, वह सब में शामिल है। लेकिन भोजपुरी जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करें निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो है पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था किसमें नहीं है? देखिए नागालैंड हो गया, मिजोरम और मेघालय, ये तीनों में क्या है? पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है करें कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का मेजबान कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? इसका राइट आंसर होगा यह गोवा होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं करें कि टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो शीर्ष स्थान जो हासिल किया वह किसने किया? यह अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने टोटल 39 पदक जीता है। चीन ने 38 और जापान ने 27 पदक जीता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं करें कि निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने का योजना बनाई है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा चीन ने। किसने बनाया है? चीन ने। अगला क्वेश्चन है करें कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वह कौन सा है? यह नाइट्रोजन। कितना परसेंट? लगभग 78%। आर्गन की बात करें तो 0.1%। ऑक्सीजन की बात करें तो यह 21%। और नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 52 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग यह पेस मेकर से संबंधित है? पेस मेकर संबंधित है किसे? यह हृदय से है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है यह आरबीसी का लाल रक्त कोशिका का जो है यह क्या है? मुख्य घटक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन मानव हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है? यह फेफड़ा की धमनियाँ जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनियाँ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
ऊपर से देखने पर पानी की टैंक या उथला क्यों दिखाई देता है? यानी कि ऊपर से जो है देखने पर पानी का टैंक और पानी में तैरती हुई मछली और पानी में रखा हुआ सिक्का वह क्या होता है? उथला, यानी कुछ ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि वह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो यह पीला रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो यह प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। जिसमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है। यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो सबसे अधिक मुलायम धातु सोना है और यह सर्वाधिक तन्य भी है। कौन? सोना जो है सर्वाधिक तन्य भी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लक्स मीटर। क्या कहते हैं? लक्स मीटर। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान यह 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित त्वरण जीई यह 10 को मान लिया गया है। ठीक है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण यह 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है तो चंद्रमा पर यह वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान जो है यह कभी चेंज नहीं होता है। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम ही रहेगा। इसका भार चेंज होता है, चूँकि भार डिपेंड करता है क्या? भार बराबर होता है m/g। तो जैसे जैसे g का मान बढ़ेगा भार का मान भी बढ़ेगा, g का मान घटेगा तो भार का मान भी क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा है? तो ऑप्टिकल फाइबर यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है करे कि एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंग के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये रंग कौन सा है? तो यह है प्राथमिक रंग जिसको कहते हैं लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला इसको प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 64। कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। आयतन जो है पहले घटेगा बाद में क्या होगा? बढ़ेगा। चूँकि 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पानी का सामान्य प्रसार होता है, जिसे ताप बढ़ने पर आयतन भी क्या होता है? बढ़ता है और घनत्व तो क्या होगा? घटता है। तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आयतन क्या होगा? घटेगा। और फिर असामान्य प्रसार यह 4 डिग्री से 3 डिग्री तापमान पर क्या होगा? इसका आयतन बढ़ेगा। तो पहले आयतन क्या होगा? घटेगा और पहले बाद में क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट है निम्न में से यह किसकी तरंग लंबाई जो है सबसे अधिक होती है? किसकी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर जो होगा वह रेडियो तरंग की। ठीक है, रेडियो तरंग की लंबाई जो होगा वह 1 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर के बीच होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? यह तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? यह ऊष्मा के रूप में। किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है कौन सा? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वह यूरेनियम है। कौन सा? यूरेनियम। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? तो कार्बन की मात्रा अधिकतम होगी ये किसमें होती है? इसका राइट आंसर जो होगा वह ढलवां लोहा में। ठीक है, ढलवां लोहा में लगभग कार्बन की परसेंट कितना होता है? 2.5% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69। ठीक है, 69 के बाद 70। कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन
यह फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। यह सोडियम थायोसल्फेट। कौन? सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है, करें कि जीव विकास। ठीक है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। किसने? लेमार्क। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे का तने का उत्पाद नहीं है, कौन सा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कपास। ठीक है, कपास या पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु जो है सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला करें कि किस प्राणी के जीव द्रव में यह हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यह केंचुआ में। किसमें? केंचुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 75 के बाद। देखिए यहाँ के बाद आपका क्या मैथमेटिक्स आ जाता है। तो आज का सेट जो यहीं पे आपका समाप्त होता है। और जिसको भी इसका PDF प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल LEAD लीड मैथमेटिक्स को सर्च करें और उसको ज्वाइन करें। सारे सेट का PDF आपको यह मिल जाएगा सॉल्यूशन सहित। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।